आप सभी को फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मैट्रिक आरबीएस यूट्यूब पॉइंट पर। दोस्तों ये वीडियो भी आपको लिए बहुत ही खास होने वाला है। वास्तविक संख्या एनसीईआरटी गणित जो है प्रश्नावली 1.2 का सारा क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिए भाई। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के मदद से देख सकते हो या तो डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके जाके आप देख सकते हो। वास्तविक संख्या का थ्योरी प्लस 1.1 के अंदर जितना भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेस्ट तरीके से कर दिए हैं। तो आपको इसमें लास्ट तक बने रहना है भाई। प्रश्नावली 1.2 का सारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा, केवल आपको लास्ट तक बने रहना है। यदि आपको थ्योरी वास्तविक संख्या के कुछ भी नहीं पता है फिर भी समझ में आएगा, आपको लास्ट तक केवल बने रहना है। आप यहाँ पे एक पॉइंट और आपको बता देते हैं भाई, जो क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन जिस तरह से यहाँ पे करने वाले हैं, यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के मदद से आप इसका पीडीएफ भी आसानी से ले सकते हो भाई। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। जिस तरीके से हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे उसी तरह से आपको पीडीएफ में भी देखने को मिलेगा। पीडीएफ लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि वीडियो यदि आप एक बार देख लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चंस का किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है आपको समझ में आ जाएगा और बार बार आप रिवीजन पीडीएफ के द्वारा आप कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आप सोल्यूशन देखिए किस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे 5 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कोई भी क्वेश्चंस को सोल्यूशन करने से पहले आप उसका जो हेडलाइन होता है उसको आपको पढ़ना होता है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे भाई 140, ठीक है। एक का एक में 140 है, इसको आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से पॉइंट बोले कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो आपको छोटा सा पॉइंट यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इसको आपको एलसीएम करना है। जब भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बोला जाए तो एलसीएम यहाँ पे देखिए करेंगे तो कितना बार में यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 बार में सबसे पहले लगाएंगे क्योंकि 140 का आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 70 हो जाएगा भाई। इसी तरह से फिर से हम 2 बार में लगाएंगे, 70 के आधा भी हो जाता है, 35 हो जाता है। लघुत्तम तो आपको बनाना आता ही है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अब 2 बार में आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 2 से तो 35 कटेगा नहीं। तो यहाँ पे अब देखिए 5 बार में लगाएंगे तो 5 7 35 यहाँ पे कट गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 बार में लगा देंगे तो 7 एकम 7 यहाँ पे देखिए आ गया। हर हाल में लघुत्तम में नीचे 1 आना चाहिए जो कि आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड जो बना यहाँ पे 2 गुना, उसके बाद फिर है 2 गुना, उसके बाद है 5 गुना, उसके बाद है 7, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो इसका गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 यहाँ पे बना। अब यहाँ पे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 यहाँ पे 2 बार आया, तो क्या 2 गुना 2 2 बार आया तो 2 पर पावर 2 आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 बार आता तो 2 पर पावर 3 करते हैं, 4 बार आता तो 2 पर पावर 4 करते हैं। यानी कि जितना बार आपस में जो गुना होता है उसको आप उतना पावर कर सकते हो। तो 2 गुना 2 का मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 गुना 2 गुना 2 3 बार आता तो 2 पर पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब हो जाता। तो यहाँ पे देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ पे पावर का मतलब ये होता है कि 2 2 यहाँ पे 2 बार आया है आपस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 सिर्फ एक ही बार है, तो यहाँ पे 5 को 5 ही छोड़ देंगे और 7 भी एक ही बार है तो 7 को 7 ही छोड़ देंगे। अगर 5 भी 2 बार आता तो 5 पर पावर 2 करते हैं, 7 भी 2 बार आता तो 7 पर पावर 2 करते हैं। यानी कि जो जितना बार आए उतना पावर यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7 यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखिए इस तरह से सोल्यूशन आसानी से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लेते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में क्या है, 156 है, ठीक है। तो 156 को भी इसी तरह से आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम करेंगे। 156 दिया गया है तो 156 का सबसे पहले आप एलसीएम निकालिए लघुत्तम। तो यहाँ पे देखिए 156 लिखेंगे भाई,
सबसे पहले तो 2 बार में लगाएंगे, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे झलक रहा है कि 156 का आधा होता है। कितना होता है? तो 7 दूनी 14 और दूनी 16, यानी फिर 78 हो जाएगा इसका आधा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे, 78 का आधा कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे देखिए 39 हो जाएगा। 9 दूनी 18 का 8, 3 दूनी 6, 1 7। अब यहाँ पे देखिए 2 बार में आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि 39 का आधा ही नहीं होगा। ये सब तो आपको बेसिक बात पता है भाई। तो यहाँ पे आप कितना बार में लगाएंगे? यहाँ पे देखिए 3 बार में लगाएंगे, क्योंकि 3 से 39 कटेगा, 33 39, तो यहाँ पे देखिए 13 आ जाएगा। अब 13 जो है अपने आप से कटेगा या तो 1 से कटेगा, तो अब यहाँ पे 13 13 यहाँ पे खुद यहाँ पे 13 बार में लगा देंगे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या इसका गुणनखंड बना भाई? 2 गुना, उसके बाद फिर 2 गुना, उसके बाद है 3 गुना, उसके बाद यहाँ पे 13। तो 2 2 यहाँ पे 2 बार आया है, तो क्या 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 यहाँ पे केवल 1 ही बार आया है, तो यहाँ पे 3 को 3 ही छोड़ देंगे, और 13 भी 1 ही बार आया है, तो यहाँ पे 13 को 13 ही छोड़ देंगे। ठीक है। इस पे पावर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं पावर तो बन छुपा रहता है। तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13 इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पे भाई, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 बहुत ही आसानी से सोल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 आप लोग जल्दी से देखिए, बुक में आपको पास भी ये बुक होगा। सारा क्वेश्चन इसी से आता है भाई, बोर्ड एग्जाम में आपको पता होगा। स्टूडेंट फ्रेंड्स सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है, बाकी सभी क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिलता है, जो कि NCERT गणित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है 3825। आपको लास्ट तक बने रहना है, सभी क्वेश्चन इसी तरह से समझ में आने वाला है। तो 3825 को भी आपको क्या करना है भाई? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए जल्दी से इसको क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे। 3825 को आपको क्या करना है? तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लघुत्तम हम करेंगे, तो लघुत्तम यहाँ पे करने पर यहाँ पे देखिए 2 बार में इसका आधा तो होगा नहीं, तो 2 बार में तो हम लगा नहीं सकते हैं। साफ यहाँ पे पता चल जाता है कि इसका आधा होगा कि नहीं होगा। देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। यदि आप थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे भाई, तो आपको पता होगा 2 से विभाजित का नियम, 3 से विभाजित का नियम, 5 से विभाजित का नियम, सभी का विभाजित का नियम हम बता चुके हैं। इसके पहले एक थ्योरी क्लास का वीडियो वास्तविक संख्या का होगा, आप देखे होंगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी देखें तो छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बताते हैं भाई। यहाँ पे पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको उस वीडियो को देखना ही होगा, जो थ्योरी वाला वीडियो है, पहले से इस चैनल पर अवेलेबल है। तो आप उसको देख सकते हैं, या तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन की मदद से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर लास्ट में जब यहाँ पे 2 से कट जाएगा, लास्ट डिजिट आपको देखना है। लास्ट डिजिट यदि 2 से कट जाता है तो इसका आधा हो जाएगा। तो क्या 5 कभी 2 से कट पाएगा? नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे 2 रहता, या तो 4 रहता, या तो फिर यहाँ पे 6 रहता, या तो 8 रहता, तब 2 बार में इसका आधा हो जाता। लेकिन यहाँ पे इसका आधा होगा ही नहीं, क्योंकि 5 तो 2 बार में कटेगा ही नहीं, तो यानी कि पूरा संख्या यहाँ पे इसका आधा नहीं होगा। तो यहाँ पे अब 3 बार में देखिए लगाएंगे, तो 3 से यहाँ पे देखिए कट जाएगा। 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 7 तिया 21 1, 22 के 2 बाकी 2, और 12 तिया 36 से 2 कितना हो जाएगा? 38। देखिए तो 1275 तिया यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? 3825। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कितना बार में लगेगा? तो 4 तिया 12 और 25 तिया 75। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, तो इसी तरह से जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, डायरेक्ट सोच रहे हैं, उसी तरह से आप भी सोचने लगोगे। तो यहाँ पे देखिए 425 बार में यहाँ पे 3 से कट जाएगा, क्योंकि 25 तिया 75 और 4 तिया 1200, तो यहाँ पे 1275 आ जाता है। आज कितना बार में लगेगा भाई? तो अब तो यहाँ पे 3 बार में लगेगा नहीं, क्योंकि 3 से विभाजित का नियम क्या होता है? सभी संख्या को जोड़ के जो आता है वो 300 यदि कट जाता है तो पूरा संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 4 2 6 6 5 11, जोड़ के यहाँ पे 11 आ रहा है, 3 से तो 11 कटेगा नहीं, तो 3 बार में आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 बार में साफ साफ दिख रहा है, यदि हम 5 बार में लगाते हैं तो ये 425 कट जाता है। आपको लास्ट डिजिट से अंदाज़ा लगाना है। जब लास्ट डिजिट यहाँ पे दिखे 5, या तो यहाँ 0 रहता, तब 5 से कट जाता। तो कितना बार में यहाँ पे लगेगा? 8 5 40 और 5 5 25, यहाँ पे देखिए 85 से कट जाता है, क्योंकि 85 में जब 5 से गुना करेंगे तो 425 आएगा। अब यहाँ पे कितना बार में लगाएंगे भाई? तो फिर यहाँ पे वापस 5 बार में ही लगाएंगे। 17 5 85 होता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट हमें 1 लाना है, इसलिए आप 17 बार में लगा देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 17 तो खुद से कटेगा। तो इसका गुणनखंड क्या बना, इसका गुणनखंड देखिए बना 3 गुना, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद यहाँ पे 5 है, उसके बाद यहाँ पे 17 है। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका गुणनखंड इतना बना। अब यहाँ पे पावर के रूप में हमें करना है, तो देखिए 3 3 आपस में 2 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, गुना है तो गुना। 5 5 भी 2 बार आया है, तो क्या 5 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 5 पर पावर 2। अब यहाँ पे देखिए 17 एक ही बार आया है, तो यहाँ पे गुना में हम 17 कर देंगे। अगर 17 भी 2 बार आता तो 17 पावर पर पावर 2 करते हैं। तो इसका आंसर देखिए भाई इतना हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 का 4। 1 का 4 में क्या है जल्दी से आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 में है 5005 को आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लिए है और बहुत ही आसान है, आपको लास्ट तक बने रहना है। 5005 को इसी तरह से हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, यानी लघुत्तम। तो देखिए 5005 कितना बार में लगेगा, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है। यदि 5000 रहता तो 1000 पचे 5000, लेकिन 5 है तो 1000 1 पचे 5000 5 कट जाएगा। तो 5 बार में यहाँ पे लगाएंगे भाई 1000 1 पचे 5000 5 होता है। अब यहाँ पे देखिए 1 1 2 जोड़ के यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे 3 से तो कटेगा नहीं। 7 बार में यहाँ पे देखिए कट जाएगा। तो कैसे कटेगा 7 बार में, तो देखिए 7 तिया 21 के 1 बाकी 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 7 चक्के 28 और 2 30 के 0 बाकी 3 और 7 एकम 7 और 3 10। तो यहाँ पे देखिए 143 आएगा, क्योंकि 3 सतह 21 के 1 बाकी 2 4 सतह 28 2 30 के 0 बाकी 3 1 सतह 7 3 10 आ गया कि नहीं आ गया। तो 143 गुने 7 करेंगे तो 1001 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना बार में कटेगा भाई, तो 11 बार में कटेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है 11 में 10 से गुना करेंगे तो 110, 11 तिया 33, तो दोनों जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 गुना 13 करेंगे तो 143 हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट देखिए 13 बार में लगेगा, क्योंकि नीचे हमें 1 लाना है, हर हाल में लघुत्तम में नीचे 1 आता है, आपको पता होगा। तो इसका गुणनखंड क्या बना, इसका गुणनखंड बना देखिए 5 है तो लिखेंगे 5 गुना, 7 है तो लिखेंगे 7 गुना, 11 है तो लिखेंगे 11 गुना, उसके बाद 13 है तो लिखेंगे 13। तो इसका गुणनखंड देखिए सेम इतना ही हो गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, क्योंकि सभी यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको संख्या और डिजिट दिख रहा है सभी यहाँ पे सिंगल सिंगल एक बार ही आया है, आपस में रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका इतना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे आइए भाई, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 1 का 5। तो इस तरह के लास्ट क्वेश्चन यदि आप यहाँ पे समझ लेते हो भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत यहाँ पे थोड़ा सा टफ ये क्वेश्चन है। 7429 को आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, 7429 को। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7429। जिस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे हैं भाई, सेम इसी तरह से आपको पीडीएफ मिलेगा। आप पीडीएफ से बार बार आप रिवीजन कर सकते हो, इसलिए आपको पीडीएफ लेने से बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन की मदद से आप ले सकते हो टेलीग्राम से जुड़ के। 7429 है भाई, इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, तो इसको सबसे पहले हमें लघुत्तम ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 7429 कितना बार में लगेगा। यहाँ पे आप सोच सकते हैं ना, तो यहाँ पे 2 बार में लगेगा, क्योंकि इसका आधा तो होगा नहीं। 7 4 11 2 13 9 13 7 20 2 22, यहाँ पे जोड़ के 22 आता है, 3 से कटता ही नहीं। तो यहाँ पे 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पे देखिए 17 से शायद कट सकता है। 17 गुना 19 करेंगे तो यहाँ पे देखिए इतना आएगा, ठीक है। सॉरी 17 से यहाँ पे 437 में गुना करेंगे, क्योंकि 7 7 49 यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डिजिट से आपको अंदाज़ा लगाना है, 7 में 7 से गुना करेंगे, 7 7 49 यहाँ पे देखिए आ गया, 49 का 9। तो 17 गुना 437 करेंगे तो यहाँ पे 7429 होगा। अब यहाँ पे देखिए 437 कटेगा कैसे भाई, तो 9 तिया 27, यानी कि 19 गुना 23, 19 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर टाइप का ये क्वेश्चन है, ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा। आपको याद रखना है सबसे पहले यहाँ पे 17 बार में लगाएंगे तो इतना आएगा,
फिर 19 बार में लगाएंगे तो इतना आएगा भाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए 23 बार में लगा देंगे यहाँ पे तो नीचे 1 आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड बना 17 गुना 19 गुना 23। सबसे यूनिक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, याद आप नहीं रखोगे यहाँ पे तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे कितना बार यहाँ पे चेक करोगे, 2 से 3 से 5 इस तरह से कितना चेक करोगे। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। इसका अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23 इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे मेरा उम्मीद है ये 1 का जो सभी क्वेश्चंस आपको दिख रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। 2 में क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस तरह से करना है, आपको कैसे करना है, सभी चीज़ पता चलेगा, क्योंकि इसमें सारा बात लिखा होता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसके जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। आपको साफ साफ पता चल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम जो था, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है 26 और 91। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, ठीक है भाई। 26 और 91 दिया गया है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, दोनों को सबसे पहले यहाँ पे गुणनखंड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस फॉर्मूले पे लगा देंगे तो बिल्कुल आसानी से सत्यापित भी हो जाएगा। तो 26 और 91 को सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है भाई। तो 26 यहाँ पे 26 को किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो 26 को यहाँ पे 2 गुना 13 के रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 13 करेंगे तो यहाँ पे 13 दूनी 26 बन जाएगा। 91 को आप किस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं भाई, तो 91 को यहाँ पे देखिए 7 गुना 13, क्योंकि 13 7 91 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालना बहुत ही आसान है अभाज्य गुणनखंड के विधि से। तो सबसे पहले जो भी संख्या आपको दिया रहेगा उसको आपको इस तरह से गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ लेना है। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ कैसे इसका निकलेगा, तो एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान है गुणनखंड विधि से। दोनों में हमें देखना है क्या कॉमन है, इसमें भी देखिए 13 है, इसमें भी 13 है। तो जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको आपको देखिए इस तरह से आपको घेर देना है, ठीक है। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, 13 को इस तरह से हम घेर दिए भाई। जो कॉमन रहेगा उसको बाहर निकालना है। क्या 13 के अलावा और कुछ भी कॉमन है? कॉमन के मतलब दोनों में रहना चाहिए, उभयनिष्ठ, दोनों में मिलता जुलता रहना चाहिए, सेम चीज। तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो 13 तो कॉमन हो जाएगा। लेकिन 13 के अलावा और कुछ इसमें मिलता जुलता दोनों में है ही नहीं, कोई भी, ना तो ऐसा संख्या ना तो ऐसा डिजिट। तो केवल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ में 13, क्योंकि जो दोनों में होता है वही एचसीएफ होता है। अब एलसीएम भी आसान है निकालना भाई। जब एचसीएफ आप निकाल लिए हो तो एलसीएम भी बहुत ही आसान है निकालना। तो ई जो आप यहाँ पे कॉमन किए हो दोनों में, इसको सबसे पहले आपको छोड़ देना है। एलसीएम यहाँ पे देखिए कैसे निकलता है, जो आपको यहाँ पे समझना है। जो हम कॉमन किए हैं उसको सबसे पहले आप छोड़ दीजिए। तो ऊपर के गुणनखंड में यहाँ पे देखिए 2 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना, नीचे के गुणनखंड में यहाँ पे 13 तो कॉमन ही है, तो 13 को आप छोड़ दीजिए। तो नीचे के गुणनखंड में यहाँ पे 7 जो है मिलता जुलता नहीं है, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे छूट रहा है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। और जो यहाँ पे एचसीएफ आया उसको आपको लास्ट में इसी में गुना कर देना है। तो अब यहाँ पे देखिए 7 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। 14 गुना यहाँ पे 13 करेंगे तो 14 दें 4 से 14 42, 182 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका एचसीएफ 13 आ गया, इसका एलसीएम 182 आ गया। अब इतना पे आपको नहीं छोड़ना है अभी तक। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, फिर से आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी तक आप एक काम किए हैं इसमें, अब दूसरा काम इसमें क्या बचा है, इसको आपको जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दूसरा काम इसी में आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे भाई जांच। इसमें आपको फॉर्मूला लिखना है। इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर
पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसी पे आपको यहाँ पे सत्यापित करना है, जांच करना है। एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब यहाँ पे दोनों संख्या भी आपको पता है और एचसीएफ और एलसीएम अभी आप जस्ट निकाले हैं, तो बिल्कुल आसानी से हम यहाँ पे जांच कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एचसीएफ लिखना है, जो जो यहाँ पे फॉर्मूला में दिया गया है उसको उसके जगह यहाँ पे हम मान को पुट कर देंगे। तो एचसीएफ का मान यहाँ पे देखिए 13 है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 गुना। एलसीएम का मान यहाँ पे देखिए कितना है, आप निकाले हैं 182 निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम के जगह 182 लिखेंगे और बराबर है भाई, तो यहाँ पे बराबर करेंगे। पहली संख्या कितना है, तो पहली संख्या यहाँ पे देखिए 26 है, क्योंकि ये दोनों संख्या ही तो है। 26 और 91 यहाँ पे क्या आपको दिया गया है, संख्या ही दिया गया है। तो इसी संख्या के द्वारा यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम हम निकाले हैं, इसी संख्या के मदद से। तो पहली संख्या को आप मान लीजिए 26 और दूसरी संख्या को आप मान लीजिए 91। यहाँ पे पहली संख्या के जगह रखेंगे यहाँ पे 26 और दूसरी संख्या के जगह यहाँ पे लिखेंगे 91। तो अब यहाँ पे देखिए 13 गुना 182 करेंगे तो कितना होगा भाई, तो 13 गुना 182 आप कर लीजिए। 182 गुना 13, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 के 4, बाकी 2 1 तिया 3 और 2 5, 2 तिया 6 और तिया 24 के 4, बाकी 2 1 तिया 3 2 5। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 पर 13 के 3, 1 1 2, 2300 यहाँ पे कितना है भाई, तो 2366 यहाँ पे आया। ये दोनों को गुना करने पर तो यहाँ पे लिखेंगे 2366 बराबर। अब इतना गुना इतना भी करेंगे तो 6 कम 6 यहाँ पे देखिए आ रहा है, यानी कि 2366 ही आएगा, हर हाल में यहाँ पे आएगा। यदि आप एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल आप यहाँ पे सही यहाँ पे निकाले हो तो इतना गुना इतना करने पर, इतना गुना इतना करने पर दोनों बराबर आ जाएगा। आप इसको गुना करके देख सकते हो। यहाँ पे 6 गुना 1 करेंगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट से आपको चेक करना है। 6 गुना 1 करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे इसमें भी 6 इसमें भी 6 है, यानी कि 2366 तो आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे देखिए दोनों सत्यापित हो गया, दोनों बराबर हो गया, 2366 बराबर 2366। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है। ठीक है भाई, इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है। आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे आप इस तरह से सोल्यूशन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कितना होगा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 होगा। तो 2 का 2 में आप लोग जल्दी से यहाँ पे एक बार आपको बुक में दिखा देते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से समझिए। 510 और 92 यहाँ पे, ठीक है भाई, 510 और यहाँ पे 92 आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में। तो देखिए जल्दी से इसको हम लिख लेते हैं। 510 और 92 है, 510 और 92 दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसी तरह से इसको एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो 510 को सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे भाई। तो आप लोग अलग से यहाँ पे गुणनखंड इसको कर लीजिए। गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो एलसीएम निकाल के। तो 510 को सबसे पहले हम एलसीएम करेंगे। कितना बार में यहाँ पे लगेगा भाई, 2 बार में लगेगा। इसका आधा देखिए 255 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 बार में लगेगा, 1 पचे 5 5 पचे 25, 51 से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 बार में लगेगा, 77 51। तो इसका गुणनखंड आया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ठीक है, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। तो आपको यहाँ पे रफ में इस तरह से सबसे पहले आपको लघुत्तम कर लेना है भाई। तो लघुत्तम करने पर यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे इसका गुणनखंड इस तरह से निकलता है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। यदि आपको संख्या आसान दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि इसका गुणनखंड क्या होगा। थोड़ा सा अगर आपको टफ रहता है, घुरा के संख्या रहता है, तो बिल्कुल आप लघुत्तम विधि से आप इसका गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हो। तो अगला संख्या यहाँ पे क्या दिया गया भाई, अगला संख्या यहाँ पे देखिए 92 दिया गया है। तो 92 को भी इसी तरह से आप क्या कीजिए, एलसीएम कर लीजिए। तो हमें यहाँ पे गुणनखंड पता चल जाएगा। तो देखिए 2 बार में लगाएंगे, इसका आधा कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। उसके बाद 2 बार में लगाएंगे, इसका आधा देखिए 23 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे तो 23 बार में ही लगेगा, क्योंकि 23 खुद से कटेगा। तो इसका गुणनखंड आया 2 गुना 23, 2 गुना 23 इसका गुणनखंड आया 2 गुना 23।
तो यहाँ पे अब दोनों का गुणनखंड हमें पता चल गया, 510 का 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 और 92 का 2 गुना 2 गुना 23। अब एचसीएफ भी निकालना आसान हो गया, एलसीएम भी निकालना आसान हो गया, क्योंकि दोनों का गुणनखंड हमें पता चल गया। तो देखिए इसमें भी 2 है भाई और इसमें भी 2 है, तो 2 2 यहाँ पे कॉमन है दोनों में। क्या 2 के अलावा और कुछ भी कॉमन है? 2 के अलावा कुछ भी दोनों में मिलता जुलता है? नहीं है। तो इसका एचसीएफ केवल यहाँ पे 2 होगा। अगर 2 के अलावा और कुछ भी मिलता जुलता रहता तो 2 में 2 और हम उसी से गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 के अलावा 3 कॉमन रहता तो 2 गुना 3 यहाँ पे इसका एचसीएफ होता, यानी कि इसका गुणक होता है, जो दोनों में कॉमन रहता है उसी को गुना करके ही एचसीएफ का आंसर होता है। तो यहाँ पे केवल 2 2 मिल रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए एचसीएफ में 2 हो जाएगा भाई। और एलसीएम भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम हम किस तरह से निकालेंगे? तो ऊपर के गुणनखंड में यहाँ पे देखिए कॉमन के अलावा बचा 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना, 3 बचा यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना, 17 बचा यहाँ पे लिखेंगे 17 गुना। जो कॉमन है उसको छोड़ के सबसे पहले आपको लिखना है एलसीएम में। तो 5 गुना 3 गुना 17 हम लिख लिए। अब यहाँ पे नीचे में क्या बचा भाई कॉमन को छोड़ के? तो कॉमन तो ये है, इसको छोड़ देंगे तो 2 गुना 23 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना में 2 गुना 23। अब हम लास्ट में क्या करेंगे? तो लास्ट में जो एचसीएफ आप निकाले हैं उसको आपको गुना कर देना है इसी में। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। बहुत ही आसान है। तो इसको यदि आप गुना करते हो 5 तिया 15, 15 गुना 17, 17 गुना 2, 2 जितना आएगा उसके बाद इतना, उसके बाद इतना करेंगे तो इसका गुना करने पर आ जाएगा भाई 23,460। आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है, 23,460। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे जांच करेंगे, क्योंकि दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन में ही दूसरा पॉइंट दिया गया है जांच। तो जांच करेंगे हम किस फॉर्मूले पे? तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, जैसे हम पहले किए। एचसीएफ इसका कितना है भाई? तो एचसीएफ इसका 2 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे। एलसीएम कितना है? तो एलसीएम इसका है 23,460। पहली संख्या कितना है भाई? तो पहली संख्या देखिए 510 है, यहाँ पे लिखेंगे 510। और दूसरी संख्या कितना है? तो दूसरी संख्या यहाँ पे देखिए 92 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 92। अब इतना गुना इतना करेंगे तो कितना होगा भाई? यहाँ पे देखिए 46,920 हो जाएगा। 0 दूनी 0, 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे जब इसको गुना किए तो 46,920 आया, तो इसको भी गुना करेंगे तो 46,920 ही आएगा, 100% ही आएगा, ठीक है, यदि आप एचसीएफ और एलसीएम सही रूप से आप निकाल लेते हो तो बिल्कुल इसका सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है भाई। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ही आसान है, यहाँ से लेकर इतना इसका सोल्यूशन है। तो बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्यूशन आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से आप लोगों को दिखा देते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा भाई। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी से आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 336 और 54। तो 336 और 54 बहुत ही आसान है भाई ये क्वेश्चन भी। तो इसको आपको होमवर्क में छोड़ देते हैं, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा, होमवर्क में आप बना के देखिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में आप लिखिएगा, ठीक है भाई, इसका भी सॉल्यूशन हम कर देंगे अगले वीडियो में। तो ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में डालते हैं, आप खुद से यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा 336 और 54 का। अब अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जल्दी से आप लोग देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तीनों क्वेश्चन आप लोग के सामने दिया गया है। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तीन भी। जैसे हम अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले हैं एचसीएफ और एलसीएम, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी हमें करना है। यहाँ पे केवल यहाँ पे जांच करना था इस क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे जांच नहीं करना है, यानी कि ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान है। केवल आपको गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है, इसमें जाँच भी नहीं करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 के तरह ही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अगला पेज ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्या है क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में यहाँ पे 12, 15 और 21 दिया गया है, ठीक है, 12, 15 और 21 दिया गया है। इसको आपको अभाज्य गुणनखंडों के आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है गुणनखंड विधि से। 12,
15 और 21 दिया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, तो सभी संख्या को यहाँ पे जो भी दिया गया है इसको आपको गुणनखंड सबसे पहले करना है। तो 12 का गुणनखंड यहाँ पे देखिए करेंगे भाई। आप चाहे तो यहाँ पे भी एलसीएम आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। तो यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, फिर 2 बार में यहाँ पे लगाएंगे 3 हो जाएगा, तो इसका गुणनखंड इतना आया। अब यहाँ पे देखिए 15 को हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 पचे 15। 21 का गुणनखंड करेंगे भाई यहाँ पे 3 सते 21, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड कितना आया, 12 का गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 चरतिया 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 15 का गुणनखंड आया कितना भाई, तो लिखेंगे 15 का गुणनखंड 3 गुना 5, ठीक है। 3 गुना 5 इसका गुणनखंड आया, 3 पचे 15। अब इसी तरह से 21 का गुणनखंड क्या आया, तो 21 का गुणनखंड आप लोग के सामने यहाँ पे है 3 गुना 7, तो लिखेंगे 3 गुना 7। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे सभी का गुणनखंड आसानी से निकाल लिए भाई। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड तो कर लिए हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ यहाँ पे किस तरह से निकाला जाता है, तो जो कॉमन रहेगा, अगर 2 संख्या रहता है तो 2 संख्या में हमें कॉमन देखना है। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में 2 संख्या आपको दिया गया था, तो दोनों संख्या को हम गुणनखंड निकाल के दोनों संख्या में कॉमन मिला लिए। अब यहाँ पे 3 संख्या आपको दिया गया है, तो अब हमें यहाँ पे तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा, यानी कि जितना संख्या आपको दिया रहेगा उतना संख्या में आपको कॉमन देखना होगा, जो कॉमन रहेगा वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे 12, 15 और 21 3 संख्या है, तीनों को गुणनखंड हम आसानी से निकाल लिए। अब यहाँ पे तीनों में हमें कॉमन देखना है, तो देखिए 3 इसमें भी है भाई, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। साफ साफ यहाँ पे 3 3 3 तीनों में दिख रहा है, तीनों संख्या में। हमें यहाँ पे 2 को लेकर नहीं चलना है, 3 संख्या यहाँ पे दिया गया तो 3 संख्या में देखना होगा। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यानी कि 3 3 3 तीनों में है, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। 3 के अलावा और कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि तीनों में मिलता जुलता है, ठीक है। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, यानी केवल 3 ही तीनों में मिल रहा है। इसके अलावा और कुछ भी ऐसा संख्या है ही नहीं जो तीनों में है, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम भी बहुत ही आसान है निकालना। सबसे पहले जो कॉमन है उसको आप छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 2 गुना 2 है ऊपर के गुणनखंड में 12 में, तो यहाँ पे 2 गुना 2 लिखेंगे। अब 15 के गुणनखंड में यहाँ पे कॉमन के छोड़ के यहाँ पे क्या बचा भाई, 5 बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। 21 के गुणनखंड में यहाँ पे कॉमन के छोड़ के क्या बचा भाई, 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। और जो यहाँ पे एचसीएफ है उसको आपको लास्ट में गुना कर देना है, उसी तरह से जैसे आपको हम पहले बताएं। तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 सते 40 से 140, 140 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा भाई, 1 तिया 340 तिया 20 से 420 है, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ भी आसानी से निकाल लिए, इसका एलसीएम भी आसानी से निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420, ठीक है भाई। इतना इसका आंसर हो गया, एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420, बहुत ही आसानी से। इसमें आपको जांच नहीं करना है, जो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आप करते हो, इसमें आपको जांच नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है केवल आपको गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो बिल्कुल यहाँ पे काम खत्म हो गया, जितना क्वेश्चन में दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पे आइए, जल्दी से आप लोग देखेंगे। तो 3 का 2 में यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। 17, 23 और 29 दिया गया है। 17, 23 और 29 आपको 3 संख्या दिया गया है। आपको ये तीनों संख्या के मदद से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, 17, 23 और 29। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसको गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है तीनों जो है अभाज्य संख्या है, खुद से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। इसके अलावा और कोई भी ऐसा संख्या या तो डिजिट नहीं है जो तीनों को काट सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 17 का गुणनखंड केवल यहाँ पे 17 गुना 1 ही होगा।
23 का गुणनखंड हम किस तरह से करेंगे भाई, तो 23 गुना 1 हो जाएगा, क्योंकि ये सभी संख्या जो आपको दिख रहा है आभास संख्या है। आभास संख्या का मतलब ही होता है वो संख्या खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा और कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो आभास संख्या को काट सकता है। इसी तरह से यहाँ पे 29 को गुणनखंड आप किस तरह से कर सकते हैं भाई, तो 29 गुना 1 कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ होगा ही नहीं इसका गुणनखंड। अब यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 1 तीनों में दिख रहा है, तो इसका SCF यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसका SCF 1 हो जाएगा। इसका LCM क्या होगा भाई, तो इसका LCM तीनों संख्या का गुना ही हो जाएगा, 17 गुना 23 गुना यहाँ पे 29। तो इसको गुना करने पर यहाँ पे देखिए 11,339 यहाँ पे आ जाएगा, आप गुना करके देख सकते हो। तो इसका SCF बनाया, इसका LCM 11,339 आया, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। तो 3 का 2 भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 का 3 पे आ जाइए। सेम आपको PDF में इसी तरह से आपको मिलेगा भाई। क्वेश्चन का सोल्यूशन आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना बार हो सके उतना बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यदि आप भुला भी जाते हो फिर भी। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो 8, 9 और 25 है। 8, 9 और 25 को आपको क्या करना है, इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF और LCM निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान संख्या आपको दिया गया है। सेम आपको इस तरह से ही मिलेगा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। 8, 9 और 25 दिया गया है भाई। इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से SCF और LCM निकालना है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है। आपको यहाँ पे लघुत्तम करने का भी आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना आसान संख्या को आप तो डायरेक्ट सोच सकते हो कि इसका गुणनखंड क्या होगा। 8 को आप किस तरह से गुणनखंड कर सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 को गुणनखंड आप किस तरह से कर सकते हो, 3 गुना 3, क्योंकि 3 तिया 9। उसके बाद यहाँ पे 25 का गुणनखंड आप किस तरह से कर सकते हो, 5 गुना 5। गुणनखंड वही तो होता है जिसको आपस में गुना करने पर जिस संख्या का आप गुणनखंड कर रहे हो उतना आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों संख्या का गुणनखंड हम आसानी से कर लिए। अब यहाँ पे इसका SCF क्या हो जाएगा भाई, तो इसका SCF देखिए साफ साफ हमें दिख रहा है। कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो तीनों में यहाँ पे मिलता जुलता है, यानी तीनों में कॉमन है। इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, यानी कि तीनों में कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। तो जब कुछ भी मिलता जुलता ना रहता है तो एक तो जरूर रहता है, क्योंकि यदि हम तीनों में अपना मन से एक एक से हम गुना कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जब कुछ भी मिलता जुलता ना रहे तो एक जरूर रहता है। तो यहाँ पे इसका SCF क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 के अलावा और कुछ भी यहाँ पे है ही नहीं कॉमन में। तो यहाँ पे इसका SCF 1 हो जाएगा। अब LCM इसका क्या होगा भाई, तो LCM इसका जस्ट गुना होगा सभी का। तो इसका LCM होगा 2 गुना 2 गुना 2, तीनों को लिख लिए। उसके बाद 9 में है यहाँ पे 3 गुना 3। उसके बाद 25 में यहाँ पे 5 गुना 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 48, 48 पचे कितना हो जाएगा भाई, 40 पचे 200, 8 पचे 40, 240, और 240 पचे कितना हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है 2 गुना 2 2 गुना, यहाँ पे 3 बार आया 3 बार लिख लिए। 9 को यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 2 बार आया 2 बार लिख लिए भाई। उसके बाद यहाँ पे 25 को 5 गुने 5 2 बार आया 2 बार लिख लिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 48, 24 तिया 72 हो जाएगा। और 72 में 5 से गुना करेंगे यहाँ पे 7 पचे 35, 350, 2 पचे 10, 360, और 360 में 5 से गुना करेंगे यहाँ पे 3 पचे 1500, 60 पचे 300, 1800 हो जाएगा। ठीक है भाई, पहले मिस्टेक हो रहा था थोड़ा सा। तो जितना फास्ट में यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल आसानी से आप भी कर सकते हो, आपको केवल बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका SCF 1 आया, इसका LCM 1800 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः HCF बराबर 1, LCM बराबर 1800। इस तरह से आंसर को आपको हेडलाइन कर देना है एग्जाम में। जब आप क्वेश्चन को सोल्यूशन करोगे तो बिल्कुल आपको साफ साफ इसी तरह से आपको सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 का सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्यूशन कर लियो अब भाई। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में। अभी तक जितना क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कराए हैं, एक भी क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको होमवर्क में छोड़े हैं। आप खुद से आप इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा भाई। आपसे यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा
इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन अगले वीडियो में दे देंगे, ठीक है। और पीडीएफ में आपको इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। यदि आप यहाँ पे इसका वीडियो चाहते हैं एक अलग से, तो इसका आप कमेंट में लिख दीजिएगा, यदि बन जाता है तो और भी अच्छा है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 4 में एचसीएफ यहाँ पे देखिए 2 संख्या आपको दिया गया है और एचसीएफ बराबर यहाँ पे 9 दिया गया है, यानी इन दोनों संख्या जो है इसका एचसीएफ ही 9 है और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही आसानी ढंग से यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है भाई, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसी फॉर्मूला को आपको यहाँ पे लागू करना होगा और बहुत ही आसानी ढंग से आप एलसीएम, यदि आपको एलसीएम दे दिया जाएगा तो एचसीएफ निकाल सकते हो, एचसीएफ दे दिया जाएगा तो एलसीएम निकाल सकते हो, केवल आपको दोनों संख्या पता रहना चाहिए। तो आपको सेम इसी फॉर्मूले पे आपको यहाँ पे पुट करना होगा। तो इसका एचसीएफ देखिए यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है 306 और 657 का एचसीएफ बराबर यहाँ पे देखिए 9 है। तो यहाँ पे एचसीएफ के जगह यहाँ पे 9 लिख दीजिए गुना एलसीएम तो हमें निकालना ही है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एलसीएम के जगह यहाँ पे एलसीएम ही छोड़ देंगे भाई, क्योंकि एलसीएम का मान तो हमें निकालना ही है, एलसीएम का मान कुछ भी नहीं दिया गया है। पहली संख्या यहाँ पे देखिए दिया गया है कितना, तो पहली संख्या यहाँ पे देखिए दिया गया है 306। यहाँ पे ये दोनों संख्या ही तो है, ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है। तो यहाँ पे पहली संख्या का मान यहाँ पे 306 लिखेंगे और दूसरी संख्या का मान यहाँ पे कितना लिखेंगे भाई, तो 657 लिखेंगे। यहाँ पे दिया गया है, अपना मन से कुछ भी नहीं करना है, 657 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम को हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, बाहर करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 306 गुना यहाँ पे 657 हो जाएगा और 9 यहाँ पे गुना में है तो इस साइड हम भेजेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो जो गुना में रहता है वो भागा में चला जाता है, जो भागा में रहता है वो गुना में चला जाता है। ये तो बेसिक बात आपको पता होगा। तो कितना से यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 यहाँ पे कट गया भाई और 102 तिया यहाँ पे देखिए 306 कट गया बिल्कुल आसानी से। और 3 से 657 यहाँ पे देखिए 219 तिया 657 यहाँ पे ये भी कट गया। केवल ऊपर बचा 102 और 219। तो इसका एलसीएम कितना होगा, दोनों ऊपर ही है गुना में ही है, तो 102 गुना 219 को जो गुना करके आएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो गुना करने पर यहाँ पे देखिए 22,338 आता है, ठीक है। इतना बार आप प्रैक्टिस कीजिए कि डायरेक्ट आपको पता चल जाए कि कितना इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए 22,338, इसको आप गुना करके देख लीजिएगा, 9 दूनी 18 यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आया, शायद इतना ही होगा, ठीक है। इसको आप गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। तो बिल्कुल आप इसका आंसर देखिए इस तरह से आप कर सकते हो भाई। इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको इसी फॉर्मूले पे आपको पुट कर देना है, दोनों में से एक मान निकल जाएगा। एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ निकल जाएगा, एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम निकल जाएगा। केवल आपको दोनों संख्या पता रहना चाहिए और दोनों संख्या आपको क्वेश्चन में देगा भी, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या छॉपर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, आपको जांच करना है कि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। प्राकृत संख्या के बारे में बोल रहा है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं आपको पता होगा, 1 से शुरू होता है लास्ट अनंत तक जाता है, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। उसी तो प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो 1 से शुरू होता है, लास्ट कहाँ तक जाता है वो कुछ किसी को पता नहीं है, उसी को प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मान यहाँ पे रख के 2-4 प्राकृतिक संख्या लगातार लेंगे भाई और छॉपर पावर n जो दिया गया है n का मान यहाँ पे पावर चढ़ाएंगे। अगर 0 आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, जल्दी से आप लोग यहाँ पे समझेंगे। लिखेंगे माना कि n बराबर, n क्या है तो n प्राकृतिक संख्या है, तो n बराबर हम यहाँ पे 1 2 3 प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं।
ज़्यादा मानने का ज़रूरत भी यहाँ पे नहीं है भाई, 3 मान के ही यहाँ पे एक से लेकर लगातार यहाँ पे 3 प्राकृतिक संख्या मान लिए। इसी को हम यहाँ पे मान को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। फिर से आप लोग को एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि आपको किसी भी तरह से यहाँ पे कोई त्रुटि ना बचे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा जा रहा है। तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पे हम मान लिए 1, 2 और 3, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और लास्ट अनंत तक जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे भाई, जब बारी बारी से यहाँ पे तीनों मान लिखेंगे जब n बराबर 1। तो क्वेश्चन क्या है, तो 6 पर पावर n है, तो यहाँ पे 6 पर पावर 1 करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 6 पर पावर n दिया गया है। तो 6 पर पावर n के जगह हम यहाँ पे 1 माने सबसे पहले, तो यहाँ पे n के जगह 1 करेंगे। तो 6 पर पावर 1 करेंगे तो भाई यहाँ पे 6 ही आएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगला बार यहाँ पे लिखेंगे जब n बराबर 2। बारी बारी से हम तीनों मान यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 पर पावर n बराबर इसलिए करके, ठीक है, जब n बराबर 2, इसलिए 6 पर पावर n बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह 2 करेंगे। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। अभी तक तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 पर समाप्त हुआ नहीं, ठीक है, अभी तक यहाँ पे 0 पर समाप्त नहीं हुआ, इसका लास्ट डिजिट यहाँ पे 0 आया ही नहीं। चलिए एक यहाँ पे और जो संख्या 3 अवेलेबल है इसको भी यहाँ पे लिखते हैं। लिखेंगे जब n बराबर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 6 पर पावर n यानी 6 पर पावर 3 बराबर 6 पर पावर 3 यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है भाई, 36 का 216 यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 216 लिखेंगे। ना तो इसमें 0 आया लास्ट डिजिट, ना तो इसमें 0 आया, ना तो इसमें आया, यानी कि छो के अलावा यहाँ पे इकाई अंक और कुछ आ ही नहीं सकता है। छो पर आप कितना हूँ पावर कर दीजिए, ठीक है, छो पर आप कितना हूँ पावर कर दीजिए भाई। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट जो होगा छो के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको क्या हम लिख सकते हैं, तो 6 पर पावर n बराबर 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल आप इतना आप लिखेंगे भाई तो बिल्कुल आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, जितना नंबर को आपको पूछा जाएगा। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे इसको आप इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब अगला क्वेश्चन पे आप लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना होगा भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 6 होगा। 6 में क्या है, तो व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, आपको व्याख्या करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आपको इस तरह से सॉल्यूशन करना होगा। सबसे पहले दिया गया यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 पहली संख्या है, ठीक है, ये पहली संख्या दिया गया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना होगा भाई, इसमें देखिए जो प्लस में दिया रहेगा उसको आपको यहाँ पे कॉमन कर देना है। जैसे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 आपको दिख रहा है, तो 13 जो यहाँ पे है प्लस में है और 13 गुना में है, जो प्लस में है वही गुना में भी यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 13 को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 7 गुना 11 गुना 13, तो यहाँ पे कॉमन ही निकाल लिए, तो 13 यहाँ पे बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और 13 इससे भी बाहर निकल गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या क्या दिया गया है, तो दूसरी संख्या जल्दी से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोगों को फिर से एक बार बुक में दिखा देते हैं। दूसरी संख्या यहाँ पे देखिए दिया गया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो जो यहाँ पे दिया रहेगा यहाँ पे प्लस में, उसी को आपको यहाँ पे बाहर खींच के यहाँ पे कॉमन निकाल देना है। तो यहाँ पे पहली संख्या में 13 प्लस में था, यहाँ पे दूसरी संख्या में 5 प्लस में है।
तो 5 को यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 1, यहाँ पे 5 तो कॉमन ही है, 5 को हम कॉमन ही निकाल दिए तो यहाँ पे बचेगा 1। तो बिल्कुल इसके अंदर यहाँ पे 7 गुना 6 गुना, उसके बाद यहाँ पे 5 को तो हम बाहर ही निकाल दिए, ठीक है, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा भाई, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, 1 यहाँ पे होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि अब 5 को बाहर निकाल दिए। तो 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दी गई संख्या बराबर, दी गई संख्या 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और दूसरी संख्या क्या है तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 के 2 से अधिक गुणनखंड है, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है, आपको साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2 संख्याएं भाज्य संख्याएं, 2 नहीं, यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है भाई, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं। जब भी 2 से अधिक गुणनखंड रहता है तो क्या होता है भाई, भाज्य संख्या होता है। तो बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम इस तरह से कॉमन ले लिए जो भी प्लस में था। अब यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है दोनों में यहाँ पे 2 संख्या से अधिक गुणनखंड है, तो 2 से जब अधिक गुणनखंड होता है तो वो संख्या जो होता है भाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से सत्यापित हो गया। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन बचा भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7। तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपको यहाँ पे इसका क्या करना है भाई, तो इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप इसका निकाल दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 18 मिनट और 12 मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 18 और 12 को हम क्या करेंगे, तो 18 और 12 को एलसीएम निकालेंगे। 18 का गुणनखंड आप किस तरह से कर सकते हो भाई, 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6 6 तिया 18। 12 को आप यहाँ पे कर सकते हो 2 गुना 3, 2 दूनी 4 4 तिया 12। अब यहाँ पे देखिए इसका एचसीएफ होगा, यहाँ पे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या होगा भाई, तो इसका एलसीएम होगा 2 गुना 3 और गुना यहाँ पे 2 गुना 2 और गुना यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भी है, यहाँ पे मिलता जुलता, यहाँ पे 2 भी है मिलता जुलता, ठीक है भाई। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 से भी गुना करना है, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 3 भी है मिलता जुलता और 2 भी है मिलता जुलता, तो 3 और 2 दोनों को आपस में गुना कर देना है, तो 3 दूनी 6 इसका क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ होगा। और इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए मिलता जुलता दोनों में 3 भी नहीं है, तो 3 यहाँ पे एलसीएम में आएगा, और 2 भी नहीं है तो यहाँ पे 2 एलसीएम में आएगा, और जो इसका एचसीएफ आया उसको आपको यहाँ पे गुना कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 12 तिया 36 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 1 से लेकर 7 क्वेश्चन इसमें है। सभी क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी ढंग से समझाने को आपको कोशिश किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम यहाँ पे वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब एप्लीकेशन पर चला जाएगा। उसके मदद से आप सभी विषय का आप बिल्कुल आसानी ढंग से इस चैनल पर आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।